नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल और मैं हूं नगमा। भारत के लिए ही नहीं, आधी दुनिया के लिए 2024 चुनावी साल है और नेताओं की हर कोशिश है कि वो चुनाव जीतें। अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं। मुकाबला ट्रंप और बाइडेन के बीच तय है। बाइडेन की लोकप्रियता लगातार गिरती दिख रही है और यही हाल टर्की के मजबूत नेता एर्दोआन की पार्टी का हुआ। और ब्रिटेन में ऋषि सुनक के लिए भी चुनौतियां बड़ी हैं। लेकिन क्या वजह है कि भारत में 2 कार्यकाल पूरा होने के बाद भी मौजूदा सरकार में ये ट्रेंड नहीं है? देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका में जल्द चुनाव होने हैं और एक बार फिर जो बाइडेन के सामने डोनाल्ड ट्रंप खड़े हैं। अपने ऊपर चल रहे कई मुकदमों के बावजूद ट्रंप एक बहुत मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे हैं और डेमोक्रेट्स की चिंता ये है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन की लोकप्रियता लगातार गिर रही है। अभी की एक रेटिंग के मुताबिक पिछले 4 साल में अब जब 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव हैं, उनकी लोकप्रियता सबसे कम 37.4% है। इसके कई कारण माने जा रहे हैं, जैसे उनकी उम्र। बाइडेन 81 साल के हैं और काफी वोटरों को लगता है कि राष्ट्रपति होने के लिए ये उम्र ज्यादा है। उनकी इजराइल नीति से युवा वोटरों के नाराज होने की बात भी कही जा रही है और महंगाई के लिए कई वोटर बाइडेन को जिम्मेदार मानते हैं। अगर ब्रिटेन की बात करें तो वहां भी इस साल दिसंबर से पहले चुनाव होने हैं, लेकिन भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की लोकप्रियता उनके पद संभालने के बाद से सबसे निचले स्तर पर है। उनकी कंजर्वेटिव पार्टी का भी यही हाल है। जहां पार्टी की रेटिंग महज 25% है, सुनक की अपनी लोकप्रियता रेटिंग दिसंबर में ही -49 थी। 70% लोग उनको अब पीएम पद के लिए सही नहीं मानते। उनका वापस सत्ता में आना बेहद मुश्किल माना जा रहा है। इसकी कई वजहें हैं। लोग ऊंचे टैक्स और बढ़ती महंगाई से परेशान हैं। गैरकानूनी प्रवासियों का आना सुनक रोक नहीं पाए। उन्हें रवांडा भेजने के प्रोग्राम पर कोर्ट ने रोक लगा दी। पत्नी के सही टैक्स न देने पर भी काफी विवाद हुआ। एक और ताजा मामला तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप एर्दोआन का है। उनकी पार्टी इस्तांबुल के मेयर का अहम चुनाव हार गई है और इसे एक रेफरेंडम के तौर पर देखा जा रहा है कि वो मौजूदा टर्म 2028 के बाद संविधान में बदलाव कर राष्ट्रपति ना बने रहें। विपक्ष कहता है कि ये वन मैन रूल के खिलाफ और लोकतंत्र की गिरावट के खिलाफ जनता का फैसला है, लेकिन वजह आर्थिक भी है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक महंगाई 67% तक बढ़ गई है। लीरा में गिरावट लगातार जारी है। लेकिन भारत, जहां लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वहां हालात अलग हैं। अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। फरवरी 2024 के मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 78% है। भारत में कई प्री पोल सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी के काम से 42% लोग संतुष्ट हैं। 62% मोदी को फिर से पीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी है। एक और सर्वे के मुताबिक 42% राम मंदिर बनने का श्रेय मोदी को देते हैं और दुनिया में स्थान तभी बनता है जब घर में स्थिति मजबूत हो। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो ये जो ट्रेंड दिख रहा है दुनिया में और भारत में इसके उल्टा एक ट्रेंड है, उसे समझने के लिए हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हर्ष पंत इस वक्त मौजूद हैं। हर्ष, अगर हम एक एक करके देशों को देखें तो अमेरिका में बाइडेन की गिरती लोकप्रियता है, बल्कि इजराइल में देखें कि कितनी ज़्यादा वहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं नेतन्याहू के खिलाफ। ऋषि सुनक की पॉपुलैरिटी इतनी गिरी है और सबसे बड़ा शौक तो हुआ जब एर्दोआन जैसे नेता मेयर चुनाव में उनकी पार्टी हारती है। तो इन नेताओं में जो गिरती हुई पॉपुलैरिटी है, उसके कारण आप क्या देखते हैं? ये जो ट्रेंड दुनिया भर में दिख रहा है, रूस जैसे देशों को छोड़कर ऑब्वियसली। देखिए, जहां भी नगमा डेमोक्रेसीज हैं वहां पर हमेशा ये डर रहता है नेताओं को कि वो उनकी पकड़ लोगों पर किस तरह से बनी रहे। लेकिन जो हमने पिछले कुछ सालों में दशकों में ट्रेंड देखा है कि वो जो समय सीमा होती है जिसमें कि एक नेता की पकड़ लोगों पर बनी रहती है वो कम होती जा रही है। कि बाइडेन भी जब इलेक्ट हुए उसके एकदम बाद उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग्स डिक्लाइन होनी शुरू हो गई थी। यूरोप में हमने ये ट्रेंड देखा है कि जहां पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो लीडर्स हैं उनकी पकड़ लोगों में कम होती जा रही है।
वो चुनावों के एकदम बाद ये सिलसिला शुरू हो जाता है। अर्दोगान की आपने बात करी, वहां पर हमने देखा कैसे वो अभी जीत कर आए थे और बड़ा एक कठिन चुनाव जीत कर आए थे। उसके बावजूद उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसको वो संभाल कर नहीं रख पाए हैं। इसराइल की आपने बात करी, नेतन्याहू वैसे भी अनपॉपुलर थे वहां पर। जब से लड़ाई जंग छिड़ी है हमास के खिलाफ, तब से उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसमें और कमी लगातार आती जा रही है। और एक तरह से लोग जितनी भी परेशानी है उसके लिए उनको जिम्मेदार बता रहे हैं। तो कहीं पर अलग अलग जगह अलग अलग कारण जरूर हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर ब्रॉडली डेमोक्रेसीज में आप देखें तो वहां पर एक तरह से जो एस्पिरेशनल पॉपुलेशन की एक तड़प होती है कि उनकी जो लाइफ है, उनकी जिस तरह से वो रह रहे हैं, उनकी जो आर्थिक हालत है, वो जो उम्मीद होती है कि वो नई सरकार नए नेता के आने से अच्छी होगी, उसके लिए वो नेता को बहुत कम समय अब दे रहे हैं और बहुत जल्दी इस बात का असेसमेंट कर रहे हैं कि अगर वो नेता खरा नहीं उतर पाता तो उसकी पॉपुलैरिटी जल्दी से जी, नीचे जी। आने की कगार पर ब्रिटेन में खड़ी तो हो बहुत जाती जल्दी ये दिखाई दिया हर्ष, है। जैसे सुनक जो हैं अब वो दिसंबर में चुनाव है और उनकी लोकप्रियता पद संभालने के बाद से अभी जो है वो सबसे नीचे स्तर पे गिर गई है। बिल्कुल। और ब्रिटेन में मुझे लगता है कि एक तो पहले ही पिछले कुछ सालों से जो टोरीज हैं, कंजर्वेटिव पार्टी है, वो सत्ता में बनी हुई थी, तो उसका भी एक बैकलॉग था। एंटी इनकम्बेंसी टोरीज के खिलाफ थी, लेकिन ऋषि सुनक उस एंटी इनकम्बेंसी को नहीं संभाल पाए। और कहीं पर उम्मीद ये की जा रही थी कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो वो एक बार नए फ्रेश फेस के साथ आएंगे और रिवाइव कर पाएंगे कंजर्वेटिव्स को। वो नहीं हुआ, तो वो जो एक बैकलॉग था कंजर्वेटिव पार्टी का अपना, और उसके बाद लीडरशिप का जो चैलेंज आया कि कई लीडर्स बदले, बोरिस जॉनसन आए, फिर लिज ट्रस आई, फिर उसके बाद ऋषि सुनक आए, तो अंदरूनी जी। जो हालात बने कंजर्वेटिव पार्टी में, मुझे लगता है उसको देखते हुए ये हम्म। बड़ा स्वाभाविक था कि ऋषि सुनक की जो पॉपुलैरिटी है वो नेगेटिव में इस समय गिनाई जा रही है। जी, लेकिन यहाँ पे भारत में जो दिख रहा है कि कंसेक्यूटिवली अगर 2 टर्म देखा जाए उसके बाद भी इस समय प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी अभी भी बनी हुई है और 62% के करीब लोग उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं। आपने एक बात अभी कही कि अक्सर लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए फ़ौरन सरकारें बदलना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा समय उन्हें नहीं देना चाहते। तो इस तरह से क्या ये निष्कर्ष निकाला जाए कि भारत में अपनी ज़िंदगी, अपनी सुविधाओं से जो उनके मिल रही हैं, वो लोग बहुत संतुष्ट हैं? ये ट्रेंड क्योंकि यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है, जो पॉपुलैरिटी दिख रही है यहाँ पर मौजूदा सरकार की। नगमा, मुझे लगता है कि जो ये इलेक्शन है भारत में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऐसा इलेक्शन मुझे नहीं लगता कि कहीं भी और आपको देखने को क्योंकि ये साल एक तरह से इलेक्शन का साल है, दुनिया भर में चुनाव है। भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर, जैसा आपने कहा, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रही सरकार के खिलाफ, जिस तरह की होनी चाहिए 10 साल के बाद। जनरली एक एक परसेप्शन होता है कि सरकार बहुत लंबे समय तक बनी हुई है, एक लीडर बहुत समय तक बना हुआ है, एक थकावट आती है लोगों के अंदर, वो नहीं दिख रही है। और मुझे लगता है उसका एक कारण जिसका आपने जिक्र किया पहले जो डिस्कशन हम कर रहे थे उसके हवाले से, ये जरूर है कि शुरू से अगर आप देखें, प्रधानमंत्री मोदी ने जो एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स थी हिंदुस्तान में, उसको वो बढ़ाया आगे, और एक तरह से जो एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स का इडियम था, ग्रामर थी, उसको लेकर आए भारत की चुनावी रणनीति में, और उसको उन्होंने टैप बड़े अच्छे से कर पाए हैं वो। अगर आप आज भी देखें तो आज भी जब कोई चाहे वो रूरल एरिया में रहता हो या अर्बन में, वो जब ये कहता है कि मुझे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मैं सबसे ज्यादा किस पर रिलाय करूंगा, तो कहीं पर प्रधानमंत्री मोदी उसके सामने एक एक विकल्प के तौर पर आते हैं। आज भी, जबकि 10 साल से वो सत्ता में बने हुए हैं, तो कहीं पर मुझे लगता है वो इस सेंस को टैप करने में और एक जिस भावनात्मक तौर पर जुड़ पाने में सक्षम हुए हैं लोगों से, कि अगर भारत को आगे बढ़ना है, भारत को प्रगति करनी है, या एक आम नागरिक को अपनी जिंदगी बेहतर बनानी है, तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा हाथ होगा। इस आशा के साथ लोग, मुझे लगता है, उनको देखते हैं। और इसीलिए जिन 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 आंकड़ों का आपने जिक्र किया, जो ओपिनियन पोल के नंबर्स हमने देखे हैं, वो बहुत स्टैगरिंग है कि दुनिया भर में जब लोग बड़े एक तरह से छटपटा रहे हैं और नेताओं को या अपने जो नेतृत्व है उसके खिलाफ एक असंतोष का भाव है, भारत में वो जी। भाव आपको दिखता नहीं है। और मुझे लगता है जी। ये इस चुनाव की और भारत की इस समय सबसे एक यूनिक एट्रीब्यूट है। जी।
बिल्कुल सही कहा आपने कि एक अनोखी चीज़ यहाँ पर दिख रही है। दुनिया भर में जो एक थकान दिख रही है चुने हुए नेताओं के खिलाफ, वो यहाँ नहीं दिख रही है। और हर्ष, जैसा आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री एक भावनात्मक तरीके से लोगों से जुड़ने में अब तक कामयाब रहे हैं और लोग अभी उन्हें इस उम्मीद से देखते हैं कि अगर कोई उनके लिए कुछ बेहतर कर सकता है तो वो प्रधानमंत्री हैं। एक ऐसा परसेप्शन बनाने में कामयाब रहे हैं प्रधानमंत्री। धन्यवाद आपका हर्ष पंत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दिलचस्प चुनाव हैं भारत में और एक अनोखा यहाँ पे ट्रेंड भी दिखाई दे रहा है। और ताइवान में आज ज़बरदस्त भूकंप के झटके आए जिससे अफरा तफरी मची रही। पुल हिलने लगे, इमारतों में दरारें पड़ी, इमारतें झुक गईं, लोग जहाँ थे वहीं पे ठहर गए। भूकंप बड़ा था लेकिन उसे देखते हुए तबाही कम हुई है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस छोटे से देश ने खुद को भूकंप के हिसाब से तैयार किया है। झुकी इमारतें और चीख पुकार। ताइवान में बुधवार सुबह 8 बजे आया भूकंप कितना जबरदस्त था वो इन दृश्यों से जाहिर होता है। ये पुल ऐसे हिलने लगा मानो पेड़ की कोई डाल हो। जो जहां था उसने वहीं ठहरने की कोशिश की। बाइक सवार किसी तरह जमीन पर अपने पैर थामने की कोशिश करते दिखे। ट्रैफिक कुछ देर के लिए थम गया। गनीमत है कि इतने जोर के झटके के बाद भी पुल गिरा नहीं। ब्रिज के नीचे से बनाया गया ये वीडियो दिखाता है कि ये कैसे हिला। पुलों के क्षतिग्रस्त होने से मेट्रो और सड़क यातायात पर असर पड़ा। मेट्रो में सवार लोगों के लिए तो ये झटका और भी जोरदार था। तेज गति से भागती मेट्रो में हर कोई सहारे को जोर से थामे नजर आया। पूरी ट्रेन हिल रही थी, लेकिन ये भी खास बात है कि किसी ने अफरा तफरी नहीं मचाई बल्कि संयम से काम लिया। मेट्रो स्टेशनों को भी काफी नुकसान हुआ। कई जगह पानी का रिसाव भी देखा गया। और ये देखिए, सड़क पर तेज गति से भागती कार के डैश कैमरे में क्या कैद हुआ। सड़क हिलने लगी, कार धीरे धीरे रुकी और कंपन का असल एहसास तब शुरू हुआ। बगल की सड़क पर चल रही बस की हालत देखिए। और इस पुल पर लगे लैंप पोस्ट तेज हवा में बांस की तरह झूलते नजर आए। पहाड़ों में भारी भूस्खलन भी हुआ। धूल का बड़ा गुबार आसमान में छा गया। कई जगहों पर सड़कें कट गईं। ईलान के गुशान द्वीप को भी भारी नुकसान हुआ है। इसका एक हिस्सा टूटकर समुद्र में जा गिरा। ये बहुमंजिला इमारत इतनी जोर से हिली कि इसके ऊपर बने स्विमिंग पूल का पानी बाल्टी के पानी सा छलकने लगा। इमारत अपनी जगह जस की तस खड़ी रही। इस भूकंप में करीब 30 इमारतों का ये हाल हुआ। कई तो 45 डिग्री के एंगल तक झुक गईं। इनमें 15 इमारत वालिन शहर की हैं, जो भूकंप के केंद्र से महज 18 किलोमीटर दूर है। भूकंप के झटकों के बीच लोग जान बचाकर बाहर निकल आए। गौर करने की बात यह है कि अधिकतर इमारतें बुरी तरह झुक तो गईं, लेकिन पूरी तरह जमींदोज नहीं हुई, वरना जान का बहुत अधिक नुकसान होता। इमारत से सुरक्षित निकल गए लोग बेबस होकर लटकती इमारत को देखते रहे। ताइवान बड़े पैमाने पर सेमीकंडक्टर और चिप बनाता है और इस भूकंप की वजह से चिप बनाने वाले कारखानों को भी कुछ देर के लिए बंद करना पड़ा। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मुताबिक सुरक्षा वजहों से कई कर्मचारियों को यहां से बाहर निकाला गया। भूकंप से मची तबाही से ताइवान को उबरने में वक्त लगेगा और ये तस्वीरें लंबे समय तक लोगों के मन को झकझोरती रहेंगी। एजेंसी रिपोर्ट के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो आज के लिए सच की पड़ताल में इतना ही। नमस्कार।